बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 21 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर जो हैं वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू दे हैव कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। आइसोटोप्स कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका चार्ज नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। चार्ज नंबर बेटे किसी भी एटम का चार्ज नंबर उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है, जबकि मास नंबर जो है वो उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की तादाद होती है। अगर चार्ज नंबर सेम है तो इट मीन्स टू से कि उसके प्रोटॉन्स की तादाद सेम है बट न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है। तो हम कहेंगे किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसके प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो वो उसके आइसोटोप्स हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, और तीनों में प्रोटॉन्स की तादाद सेम है जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 21.2 है व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है? अगर हम बाइंडिंग एनर्जी वाली कर्व देखते हैं तो स्टार्ट से लेकर मिडल ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व तक जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। स्टार्ट में उनकी स्टेबिलिटी का राज ये होता है कि उनका साइज कम होता है, और साइज कम होने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मिडल के अंदर तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मिडल के बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व डाउन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन साइज तो बढ़ता रहता है। तो हम कहेंगे कि साइज उसका बढ़ने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर उन एलिमेंट्स को देखा जाए तो साइज ज्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो कम है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते और अपने में से रेडिएशंस क्या होती है? एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो अपने में से खारिज करते हैं तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका साइज ऑफ न्यूक्लियाई भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, चूंकि दे हैव लार्जर साइज बट स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। के साइज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, लेकिन उस न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियॉन को दी गई है वो कम है, जिसकी वजह से अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। क्वेश्चन नंबर 21.3 है इफ द न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ 1 ईयर डज इट मीन दैट इट विल कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर। हाफ लाइफ वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। हाफ लाइफ टॉपिक के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था कि किसी भी न्यूक्लियस को खा उसकी लाइफ 1 सेकेंड हो, खा उसकी लाइफ कुछ मिनट हो या कुछ साल हो या कुछ बिलियन ईयर्स हो, जैसे मर्जी हो, लेकिन उस न्यूक्लियस को कंप्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए होता है। ये मैंने उसकी कर्व के अंदर भी शो किया था कि जो उसकी कर्व आ रही है वो बाद में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी उसकी डिके जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी एंड इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली डिके। तो हम बेटे इसके लिए कहेंगे कि अगर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 ईयर है तो इट डज नॉट मीन कि इट इज कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर, बिकॉज इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली डिके। इसको कंप्लीट डिके होने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21.4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव इलैप्स। कि कितनी डिके होगा 2 हाफ लाइफ के बाद। ये हम न्यूमेरिकल टाइप करने वाला है 21.4। हमने एक फार्मूला पढ़ा था अनडिके एटम का, अनडिके एटम्स, उसका फार्मूला था 1/2 की पावर स्मॉल n इंटू n नॉट, और स्मॉल n को हमने डिक्लेयर किया था नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, कि कितनी हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बाकी बच जाएंगे, इसको रिमेनिंग एटम्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसने पूछा है
कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो हम पहले तो निकालते हैं ना कि रिमेनिंग एटम्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ, कि 2 हाफ लाइफ के बाद बाकी बचने वाले एटम्स कितने होंगे। तो 1/2 की पावर 2 इंटू एन नॉट, तो बेटे ये बचेंगे 1/4 इंटू एन नॉट, यानी चौथा हिस्सा जो है वो एटम्स का बाकी बच जाएगा। अगर परसेंटेज में हम देखें तो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एटम, तो बेटे वो आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगी 25% एटम्स जो हैं ये बाकी बच जाएंगे। अब डिके एटम इसने पूछा है, तो डिके एटम्स कितने होंगे, आपके टोटल एटम्स की तादाद n नॉट है, दिस इज द, बल्कि इनिशियल एटम की तादाद, इनिशियल सैंपल एटम्स, कि जो शुरू में एटम्स लिए थे वो n नॉट है। तो डिके एटम आपने निकालने हैं, तो n नॉट में से माइनस कर दें जितने बाकी रह गए, तो ये बाकी जो आएगा आंसर वो डिके एटम्स का आ जाए। 4 एलसीएम आएगा, 4n नॉट माइनस n नॉट, तो बेटे ये आ जाएगा 3/4 n नॉट एटम्स जो है ये डिके हो चुके होंगे 2 हाफ लाइफ के बाद। इट मीन्स टू से कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द डिके एटम, डिके एटम्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले आप अनडिके एटम्स निकालेंगे, तो फिर इनिशियल एटम में से अनडिके एटम को माइनस कर देंगे, तो डिके एटम आपके पास आ जाएंगे। तो हम अगर इसको परसेंटेज में लें तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 75% ऑफ एटम्स जो है वो 2 हाफ लाइफ के बाद डिके कर जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21.3 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हैव हाफ लाइफ 1.6 इंटू 10 की पावर 3 ईयर सिंस द अर्थ इज अबाउट 5 बिलियन ईयर ओल्ड, कि जमीन तकरीबन 1600 साल, सॉरी जमीन 5 बिलियन ईयर, यानी आप कह सकते हैं 1 मिलियन के अंदर जो है वो 10 लाख होते हैं, तो 1 बिलियन के अंदर 100 लाख होंगे, तो 5 बिलियन है तो 500 लाख साल पुरानी है हमारी जमीन। जबकि रेडियम जो है वो हमारे पास 1600 साल बाद डिके हो जाता है, उसकी 1600 साल बाद हाफ लाइफ होती है, यानी उसके आधे एटम्स जो है उस एलिमेंट के डिके हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वी स्टिल कैन फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर, यानी इसके कहने का मतलब है कि अभी तक हमें रेडियम क्यों मिल रहा है, ये तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 1600 साल है, जमीन 500 लाख साल पुरानी है, तो ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हो गया डिके होते होते। तो इट मींस अभी तक इसके अगर असरात बाकी हैं तो ये कंप्लीटली डिके नहीं हुआ। कंप्लीटली डिके ऑफ एन एलिमेंट उसको इन्फिनिटी टाइम चाहिए, तो जमीन तो अभी जस्ट कितने साल पुरानी है, 500 साल, 500 लाख साल पुरानी है, तो ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं है, इन्फिनिटी टाइम तो नहीं है ना। इसलिए अभी तक जो है वो रेडियम एलिमेंट के असरात हमें अपनी जिंदगी में मिल रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटे हम 21.6 पे जाते हैं। डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब ये चीज मैं इंडिविजुअली उस आर्टिकल में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं शॉर्टली थोड़ा सा रफली इंट्रोडक्शन दे देता हूं, लेकिन आप उस आर्टिकल को इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर वो अच्छे तरीके से जाके लर्न कीजिएगा, और उसके जितने नोट्स आपको बेहतर करके आप बना सकें वो बना के लिखिएगा। मैं शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। अल्फा पार्टिकल्स 7000 टाइम मोर मैसिव होते हैं बीटा पार्टिकल्स, और इनकी आयोनाइजेशन पावर भी बीटा पार्टिकल से ज्यादा होती है। जब ये किसी गैस के अंदर से, किसी एयर के अंदर से गुजरते हैं तो उसके पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है, और ये जाते जाते अपनी एनर्जी लॉस करते करते आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हीलियम गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं। जबकि इसका मैस हैवी है इसलिए ये स्ट्रेट जाते हैं, तो स्ट्रेट इनका पाथ होगा। जबकि हम दूसरी की बात करें कि
इसने ज्यादातर एनर्जी किसमें अपनी लॉस की, अल्फा पार्टिकल्स ने, इन्होंने अपनी ज्यादातर एनर्जी आयोनाइजेशन और किसके अंदर यूज कर दी, पेनिट्रेशन के अंदर, यानी गुजरने के लिए अपनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर ली। बीटा पार्टिकल्स 100 टाइम कम आयोनाइजेशन पावर रखते हैं अल्फा पार्टिकल से, इनकी पेनिट्रेशन पावर फिर 100 टाइम ज्यादा हो जाती है, यानी घुस जाने की ताकत जो है वो 100 गुना बढ़ जाती है अल्फा पार्टिकल से। तो ये कम आयोनाइजेशन रखते हैं, अपनी एनर्जी कम आयोनाइज करने में खर्च करते हैं, लेकिन आगे इनका पाथ, इसका मैस भी कम है, इसकी वजह से इसका पाथ इरेटिक बनता है। इरेटिक मीन्स टू से कि वो स्ट्रेट नहीं बनता, इररेगुलर सा पाथ बनता है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर आपने निकालनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे, तो उससे आप इसकी पेनिट्रेशन, यानी ये ऐसे ऐसे जा रहा है लेकिन आप इसका डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही इसकी पेनिट्रेशन पावर काउंट करेंगे। बट फिर भी पेनिट्रेशन पावर इसकी अल्फा पार्टिकल की निस्बत से ज्यादा होती है। बीटा पार्टिकल ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, कम आयोनाइज करते हैं, इनका पाथ मैस कम होने की वजह से इरेटिक बनता है। गैमा पार्टिकल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली आयोनाइज नहीं कर पाते, वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बीटा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, फिर वो फर्दर आयोनाइजेशन करता है और उसका जो पाथ बनेगा वो बिल्कुल ही इररेगुलर बनेगा और वो पाथ जो है वो एक लोबिये के बीज की तरह बन रहे होंगे, जो विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर आपको नजर भी फिर आते हैं। फिर बीटा पार्टिकल्स का 3 तरह का इंटरेक्शन है जब वो इलेक्ट्रॉन को लाइट एब्जॉर्ब करती है, यानी गैमा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर उस गैमा पार्टिकल्स की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फिर बेटे वो परफॉर्म करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो परफॉर्म करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, और अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर वो फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद, वो गैमा पार्टिकल एब्जॉर्ब होने के बाद कौन सा इंटरेक्शन शो करेंगे, वो होगा पेयर प्रोडक्शन। इसका मतलब है 3 तरह का इसका इंटरेक्शन है विद मैटर। और गैमा रेज की जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होती है एयर के अंदर इनवर्स स्क्वायर लॉ से, जबकि इसकी इंटेंसिटी जो है वो किसी सॉलिड के अंदर एक्सपोनेंशियली डिके होती है। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जो होते हैं ये भी रेडिएशन के अंदर तस्वर कर लिए जाते हैं। ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ कोलिजन करने के बाद स्टॉप होते हैं, सेम पार्टिकल्स सेम मैस के साथ कोलाइड करने पर ये स्टॉप होते हैं, और इनके अंदर जो है इनकी डिटेक्शन जो है वो मुश्किल होती है, और इसकी डिटेक्शन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन पार्टिकल से या इससे मिलते जुलते ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड स्ट्रक्चर है एक, उससे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है या स्टॉप किया जा सकता है। ये है इसका वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन का इंटरेक्शन विद मैटर। उसके बाद बेटे ये आपने शॉर्ट सा लिखना है, लेकिन जब लॉन्ग में आए तो फिर आपने कंप्लीट जो है लिखना है। शॉर्ट उतना लिखना है जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हर पार्टिकल का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना। फिर बेटे एक्सप्लेन द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयोनाइज द एटम्स विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे आयोनाइजेशन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की जो होती है ये 2 तरीके से होती है। एक तो डायरेक्टली हिटिंग से है जो कि कम पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये अट्रैक्शन करती हैं। अब आपकी बुक वाला ये सवाल पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल कैसे मुमकिन है कि ये बगैर जो है वो हिट किए किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जबकि अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज है, ये ऐसे गुजरता हुआ जा रहा है। जैसे गुजरता हुआ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के करीब जब वो अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। हाँ, वो इसको एब्जॉर्ब करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से वो इस न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर जाएगा और अल्फा पार्टिकल में भी कि वो एब्जॉर्ब किए बगैर बाहर नहीं चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर ही कहीं घूमता रहे। ठीक है, तो पीछे जो एटम बच गया उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसे आयोनाइज कर दिया। यही काम बीटा पार्टिकल करेगा कि ये न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था,
जबकि बीटा पार्टिकल उसके करीब से गुजरा, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने इसको रिपेल करके बाहर निकाल दिया और वो बीटा जो है वो खुद उसी लाइन के अंदर स्ट्रेटली जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से भी ये आयोनाइजेशन कर सकते हैं, आयोनाइजेशन इनकी मुमकिन है। What are the difference of action of particles to produce ionization? डिफरेंस ये है कि अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट करके आयोनाइजेशन करता है, बीटा पार्टिकल्स रिपेल करके आयोनाइजेशन जो है वो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21.8, अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन लेस पेनिट्रेशन, वाई? तो बेटे जो अपनी एनर्जी ज्यादातर तो आयोनाइजेशन में खर्च कर देगा जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर तो कम हो जाएगी, उसकी घुसने की पावर कम हो जाएगी। अल्फा, बीटा और गैमा में यही डिफरेंस है। अल्फा की आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। ये गुजरते गुजरते दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच कर आयोनाइज करता जाता है, लेकिन उस दौरान ये अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। तो जब एनर्जी लॉस करेगा तो फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। बीटा की पेनिट्रेशन पावर इससे ज्यादा होती है, गैमा की उससे ज्यादा होगी। तो ये इस वजह से है चूंकि उनकी आयोनाइजेशन पावर में फर्क है। अल्फा की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, जो बीटा से भी ज्यादा है, और बीटा की आयोनाइजेशन पावर कम है, इसलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो जाती है। What information is revealed by the length and shape of the track of incident particles in Wilson cloud chamber? Wilson cloud chamber के अंदर उसकी रेंज जो है बेटे वो किस तरह से वेरी करती है, या उसकी शेप से आप क्या इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर में अगर तो किसी ट्रैक की लेंथ स्ट्रेट है और मोटा ट्रैक बना हुआ, तो इसका मतलब है मोटा ट्रैक है तो इट मींस टू से कि ज्यादा जगहों पर उस पार्टिकल ने आयोनाइजेशन की, तो इस वजह से उसका ट्रैक मोटा है, उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। और इसका स्ट्रेट पाथ बन रहा है तो इसका मतलब है वो मोर मैसिव है, तो इसलिए किसी टक्कर की वजह से उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया, तो ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ही हो सकता है। अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर इस तरह का पाथ हो कि वो एक इरेटिक हो, साथ ही वो बारीक सा पाथ हो, तो इसका मतलब बारीक पाथ होने का मतलब है कि उसकी आयोनाइजेशन पावर कम है, और इरेटिक पाथ होने का मतलब ये है कि उसको टक्कर खाने के बाद पाथ चेंज करने का शौक है, वो उसका मैस कम होने की वजह से है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये बीटा पार्टिकल हो सकता है। और अगर इस तरह लोबिये के बीच की शेप हो तो इट मीन्स टू से कि उसने डायरेक्टली खुद आयोनाइजेशन नहीं की, और ये खसूसियत होती है गैमा पार्टिकल्स की। तो गैमा पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से पेनिट्रेशन करते हैं, या इस तरह का उसकी शेप जो है वो आपको गैमा पार्ट, इनकी शेप देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी खसूसियात क्या है ट्रैक की, और उसके हमें कौन से पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21.10, व्हाई मस्ट अ गिगर-मुller ट्यूब बी डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल हैव अ वेरी थिन एंड विंडो? तो बेटे गिगर-मुller ट्यूब के अंदर आप एक साइड की एंड विंडो होती है, वो बारीक क्यों रखते हैं अल्फा पार्टिकल की डिटेक्शन के लिए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के केस में हमें पता है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। ये है गिगर-मुller ट्यूब का स्ट्रक्चर। तो इस साइड पर हमने जो विंडो यूज करनी है वो ऐसी करनी है जो बहुत बारीक हो, ताकि अल्फा पार्टिकल आसानी से विंडो के जरिए दाखिल हो सके और इस सिलेंडर में जाके अपनी डिटेक्शन दे सकें। तो वो तभी मुमकिन है, बारीक यूज करेंगे विंडो तो अल्फा पार्टिकल आसानी के साथ इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है। अगर विंडो मोटी होगी तो इसका गुजरना मुश्किल हो जाएगा, जब गुजरना मुश्किल होगा तो ये आसानी से इसके अंदर नहीं जा सकेंगे और अपनी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं बनाएंगे। उसके बाद है कि व्हाई डज द गिगर-मुller ट्यूब फॉर डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज डू नॉट नीड अ विंडो एट ऑल? तो गैमा रेज के लिए बेशक विंडो मोटी बनाओ ना बनाओ, गैमा रेज को तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर, घुस जाने की ताकत जो है वो कई गुना ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से। इस वजह से उसके लिए इस विंडो की थिकनेस जो है उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। वो मोटी भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैमा रेज के लिए, लेकिन अल्फा रेज के लिए मोटी बनाओगे तो अल्फा रेज विंडो के बाहर ही स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे और वो डिटेक्ट नहीं होंगे। इसका 21.11 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन इन टर्म ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर। तो बेटे
सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर रिवर्स बाइस में यूज किया जाता है। जैसे ही रेडिएशन आकर उसके पीएन जंक्शन के ऊपर फॉल करती हैं तो वो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करती हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स होल्स आर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करता है और होल बैटरी के पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जिससे इसकी डिटेक्शन हो जाती है कि करंट फ्लो करने लगती है, जिससे हम कहते हैं कि यहां पे कोई रेडिएशन आकर फॉल की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21.12 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस क्या है? हमने यूरेनियम की फिशन पढ़ी थी, फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के फिशन के अंदर जैसे ही उसकी फिशन होती है, न्यूट्रॉन उसके ऊपर फॉल होता है, तो कोई भी हमारे पास उसके बन जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। वो क्रिप्टॉन हो सकता है और बेरियम हो सकता है। क्रिप्टॉन और बेरियम के साथ साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है। अगर ये 3 न्यूट्रॉन में से फर्दर सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है वो फिशन करे फर्दर यूरेनियम के साथ और बाकी न्यूट्रॉन्स को रोक लिया जाए, तो उस वक्त जो यूरेनियम का मैस होगा उस मैस को क्रिटिकल मैस का नाम देंगे। यानी ऐसा मैस ऑफ यूरेनियम जो कि इतनी अमाउंट में हो कि निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही फर्दर फिशन कर सके, तो उसको बेटे हम कहेंगे कि उस वक्त यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 21.13 डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। ये बेटे कंपैरिजन है, तो आप एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ काउंट करवा देता हूं, लिखते हुए आपकी मर्जी है उसको 2 कॉलम बना के लिखें, या पहले एडवांटेजेस ऑफ यूरेनियम एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर लिख लें, बाद में आप उसको फॉसिल फ्यूल के साथ कंपेयर कर लें, जिस तरह से मर्जी लिखें। मैं इसको कंपेयर कर देता हूं। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम एक न्यूक्लियर पावर फ्यूल है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर यूज होता है। न्यूक्लियर पावर फ्यूल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बोलते हैं कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी या किसी भी चीज को जलाकर जो एनर्जी हम हासिल करते हैं तो उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल की लार्ज क्वांटिटी चाहिए कोयले की, जबकि यूरेनियम की स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वो एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये इसका पहला एडवांटेज है। कितनी कंपैरिजन करें तो 1 केजी न्यूक्लियर पावर, 1 केजी यूरेनियम से जितनी न्यूक्लियर पावर हमें मिलती है उतनी 30 लाख केजी कोयला जलाने से उतनी एनर्जी मिलेगी। तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं। मसलन कोयला निकलता है चौलिस्तान में, बलोचिस्तान में, और आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है फैसलाबाद में, आपने उसको मूव करवाना है वहां से 30 लाख केजी। जब आप कोयला निकालकर फैसलाबाद तक लेके जाएंगे तो वो कितनी ज्यादा अमाउंट बनेगी, जबकि उसके कंपैरेटिवली 1 केजी यूरेनियम का भी उतनी एनर्जी दे देगा। तो ये एडवांटेज है इसका। फिर इसके बाद यूरेनियम के जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, यानी इसका ये डॉटर न्यूक्लियाई उसका जो है वो वेस्ट है, तो इस वेस्ट को भी रीयूज किया जा सकता है। यानी इसका वेस्ट जो है वो प्रॉपरली मैनेज करके आप रीयूज कर सकते हैं, वो भी तो एटम्स ही हैं। जबकि फॉसिल फ्यूल का वेस्ट राख होती है, राख को किसी ठिकाने लगाना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर अगर देखें तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं यूरेनियम वगैरह, इसमें से धुआं नहीं निकलता, हमारी इन्वायरमेंट गंदी नहीं होती, जबकि उसमें से धुआं निकलता है और इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए ओवर अ फॉसिल फ्यूल। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यूरेनियम नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ इसकी मैनेजमेंट करना जो है वो डिफिकल्ट है। यानी आपको ऐसा स्टाफ रखना पड़ेगा जो पावर प्लांट के ऊपर जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको इन रिएक्शंस का पता होगा। जबकि कोयले से पैदा होने वाली जो बिजली है वो तो बस मजदूरों ने कोयला ही भट्टी में फेंकना है और आग लगती जानी है। तो इसके लिए हम कहते हैं ये स्टाफ आपको इसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ महंगा जो है वो रखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स हर रिएक्शन करने के बाद,
एक एटम टूटने के बाद, वो न्यूट्रॉन्स इंसानी जिंदगी के लिए हार्मफुल हैं और वो इंसानी जिंदगी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेडिकली मिसयूज भी है, या आप कह लें कि मेडिकली ये मेडिकली जो है ये प्रॉपरली यूज नहीं किए जा सकते। फिर यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पड़ा रहेगा तो ये अपने में से रेडिएशन खारिज करता रहेगा, जबकि कोयला पड़ा रहेगा तो उससे कोई रेडिएशन ऐसी नहीं होगी जो इंसानी जिंदगी के लिए इतनी हार्मफुल है। तो इसके 3 मैंने नुकसान और 3 फायदे आपको गिनवा दिए। यूरेनियम के न्यूक्लियर के फोसल फ्यूल के ऊपर फायदे भी हैं और न्यूक्लियर के फोसल फ्यूल के ऊपर नुकसानात भी हैं, दोनों ही आपने कंपैरिजन में लिखने हैं। What factor make the fusion reaction difficult? फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि 2 न्यूक्लियाई को मिला रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस को हम मिला रहे हैं, तो उन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो उस रिएक्शन को मुश्किल बना देगी, और उस रिएक्शन को जैसे ही मुश्किल बनाएगी बेटे, तो वो रिएक्शन हमें या तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उनको मिलाने के लिए, या फिर हमें 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जो इस रिएक्शन को पॉसिबल बना सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इस वजह से फ्यूजन रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। फिर डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिशन, पावर पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी, पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। अब हमने फिशन को इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस करने की, मैं वही आप लिख लीजिएगा कि इसका एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी पावर, थोड़ी अमाउंट में ज्यादा जो एनर्जी दे सकता है। 1 kg इतनी एनर्जी देता है जितना 30 लाख kg जो है वो कोयला देता है। फिर ये नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, धुआं वगैरह नहीं इससे निकलेगा, और इस प्रोसेस के अंदर से हमें मजीद जो डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, वो हम इसको रीयूज कर सकते हैं। नुकसानात इसके ये हैं कि ये रेडियो एक्टिव है और इससे पोल्यूशन इस तरह की खारिज होगी कि जो इंसानी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है, ये रेडिएशन खारिज करता है, और इसके वेस्ट प्रोडक्ट को भी जब तक प्रॉपरली आप समंदर के अंदर कंक्रीट के बॉक्स में बंद करके नहीं रखते तब तक वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। फिर बेटे डिस्कस द, ये हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हम डिस्कस कर लिए। 21.16 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैकग्राउंड रेडिएशन, स्टेट टू सोर्स ऑफ दिस रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन ये है कि मसलन इस कमरे के अंदर मैं लाकर जीएम काउंटर रख देता हूं, मैं कोई भी यहां पर न्यूक्लियर सोर्स नहीं रखा हुआ, लेकिन वो जीएम काउंटर कॉन्टिन्यूसली कुछ रेडिएशन को डिटेक्ट करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब इस कमरे में रेडिएशन है, लेकिन जब मैं इस कमरे में ढूंढता हूं तो मुझे कोई भी यूरेनियम या रेडियम या रेडॉन कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी कोई चीज मैंने नहीं रखी हुई, तो फिर वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है। तो ऐसी रेडिएशन जो किसी सोर्स की प्रेजेंस में हमें नजर ना आ रही हो, लेकिन वो काउंटर उसको डिटेक्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बैकग्राउंड रेडिएशन आती कहां से है? हमारी जमीन के अंदर ही है ये रेडियो एक्टिव मटीरियल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो रेडिएशन खारिज हो रही है वो जमीन से निकलकर इस कमरे में आ गई हो। और हमारी सूरज से भी बहुत सारी रेडिएशन हमारी आती है, जैसे कॉस्मिक रेज है, और ये रेडिएशन भी रेडिएशन ही मानी जाती है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ये भी डिटेक्ट हो सकते हैं। तो सूरज और जमीन जो है ये बैकग्राउंड रेडिएशन के 2 सोर्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन छोड़ते रहते हैं और ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21.17, इफ समवन एक्सीडेंटली swallow the alpha particles and a beta particle which would be more dangerous to him, कि अगर कोई गलती से निगल जाता है अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, तो कौन सा पार्टिकल उसकी बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदेह है? तो बेटे अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर ज्यादा है बीटा पार्टिकल की निस्बत, तो डेफिनेटली फिर अल्फा पार्टिकल जाकर अंदर ज्यादा डैमेजेस क्रिएट करेगा देन बीटा पार्टिकल। तो हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल इज मोस्ट डेंजरस देन बीटा पार्टिकल बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैव मोर आयनाइजेशन पावर देन बीटा पार्टिकल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।